सर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि संघ भी डर रहा है कि 2024 में 370 पार आ गया तो ये हम पे भी रिसीवर बिठा देगा और बोलेगा तुम सही संघ नहीं हो, अब मैं संघ चलाऊंगा। क्योंकि एक विकृत मानसिकता के साथ सोच बढ़ा है। कोई कैबिनेट का मंत्री नहीं कह सकता कि मैं मंत्री हूं, कोई बीजेपी शासित राज्य का मुख्यमंत्री नहीं कह सकता कि मैं मुख्यमंत्री हूं। जैसा वो राय साहब जो चंपत राय है, उन्होंने कह दिया कि मैं तो मोदी जी को विष्णु का रूप में देखता हूं, तब से विष्णु जी मैंने मोदी जी ने उनकी बात बहुत सही मानी और अपने आप को विष्णु मानने लगे। तो जब भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के अवतार में गीता बता रहे थे तो सब कुछ बताने के बाद भी अर्जुन की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो फिर वो श्री कृष्ण अपने आप को बताते कि मैं क्या हूँ, मैं पेड़ों में पीपल हूँ, जानवरों में शेर हूँ, मनुष्य में अर्जुन हूँ। वो अपनी व्याख्या करते हैं। वैसे मोदी जी ने व्याख्या करना शुरू कर दी। मैं महाराष्ट्र में एकनाथ हूँ, मैं मध्य प्रदेश में यादव हूँ, मैं राजस्थान में शर्मा हूँ, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में राजनाथ हूँ, मैं हूं। एक जगह नहीं बोल पा रहे हैं, वो है गृह मंत्रालय। वो जब भी गले पे आती है कि गृह मंत्रालय में अमित हूं, तब अमित भाई ऐसे देखते हैं, सारों उठे नहीं हो तुम, हाँ, इधर नहीं आना। तो कुल मिलाकर कम से कम महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं यदि हो सकता है मैं अतिशयोक्ति में बोल रहा हूं, मुझे कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी पे ही मुझे विश्वास ही नहीं है कि वो ये लड़ाई लड़ पाएगी। वो बाय डिफॉल्ट गेनर बनना चाहती है। तुम लड़ाई लड़ो, यदि मोदी जी हार गए तो हमारी विजय है, लेकिन मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो अभी लड़ाई का जो मुख्य है वो है क्षेत्रीय पार्टियां। मुझे ममता बनर्जी से बहुत आशा है, मुझे अखिलेश से आशा है, मुझे तेजस्वी से आशा है, मुझे उद्धव से आशा है, शरद पवार से, स्टैलिन से, इन लोगों से आशा है कि ये कम से कम अपने, और महाराष्ट्र 48 सीटों का प्रदेश है, मैं बता रहा हूं आपको, महाराष्ट्र 2024 तय करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, महाराष्ट्र में यदि 30 सीटों का गड्ढा हो गया तो आपने लड़ाई जीत ली। और जो 30 सीटों का गड्ढा करने के लिए आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण की हुंकार हुई थी, वो तो हम किताबों में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ता हूं, मैं तो छोटा था, दादा तो थे तब, दादा ने तो वो लड़ाई लड़ी है। तब कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता ने लड़ाई लड़ी नहीं थी, जनता रास्ते पे आ गई थी। क्योंकि जब संसद आवारा होती है तो जनता रास्ते पे उतरती है। अब संसद आवारा हो चुकी है। जिस संसद में विरोधियों को बोलने नहीं जाता, निष्कासन का रास्ता अपनाया जाता है, जिस संसद में बिना चर्चा किए बिल पास होते हैं, जिस संसद में रिकॉर्ड पे झूठ बोला जाता है और झूठ परोसा जाता है, उसे आवारा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जहां स्पीकर बंधुआ मजदूर बनता है सत्ता का, जहां राष्ट्रपति मौन धारण करके बैठती है, ना कोई दिखती है उनको, ना कोई सुनाई देता है, ना कोई बोलने के लिए तैयार है। जब मणिपुर जल रहा था तो एक दिन मुझे फ़ोन आया रात को 9 साढ़े 9 बजे, संडे का दिन था, ड्राइवर नहीं था, मैं गाड़ी चला रहा था, फ़ोन बार बार बज रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं कौन रात को 9 बजे इतना क्यों बार बार फ़ोन कर रहा। तो मैंने गाड़ी साइड को लगा के इरिटेट होते मुझे बोला हेलो, बोले अशोक, बोले कौन? महिला का आवाज़ था। बोले अनुसुईया। बोले कौन अनुसुईया? अनुसुईया तुम्हारी बड़ी दीदी अनुसुईया उइके बोल रही हूँ, मणिपुर गवर्नर। बोले अरे, क्योंकि जब कंबाइंड मध्य प्रदेश था तब से हम जानते थे उनको, हमारी पत्रकारिता और उनकी राजनीति साथ में शुरू हुई। तो ऐसे कई नेता हैं कि स्ट्रगल के दिनों में वो हम साथ में बैठ के एक दुकान पे चाय पीते थे कि मेरा टिकट कट रहा है, हमने बोला यार हमारी भी औकात नहीं दिलवाने की, ऐसी बात होती थी।
इसके एक बार मिल को देखो दीदी, इसको मिल के देखो। तो वो संबंध थे। बोले अशोक दिल हल्का करना है, तुझसे बात करनी है। मैंने बोलो ना दीदी क्या हुआ। तो उसने जो मणिपुर का वृत्तांत बताया मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और जब बता रही थी तो फूट फूट के रो रही थी। मैंने बोला दीदी आप गवर्नर हो, ऐसा रो मत। बोले बेडरूम में बैठ के बैठी हूँ बेटा, तुझसे ही दिल हल्का कर सकती हूँ। जो रिपोर्ट हो रहा है उसके 1000 गुना चीजें हुई है। बोले आप समझ सकते हो क्या हुआ मणिपुर का। और ये इसको नराधम नहीं कहूं तो क्या कहूं, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी मेरे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूं, लेकिन यदि वो काम करे तो रावण को रावण नहीं कहूं तो क्या कहूं, नराधम को नराधम नहीं कहूं तो क्या कहूं। बंगाल में यदि एक कोई कांड हो जाता है तो उस कांड के लिए प्रधानमंत्री बंगाल में जाके उन महिलाओं से मिलते हैं। बंगाल में जो हुआ उसको मैं सही नहीं मानता, बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री गए, जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उन महिलाओं से बात की, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री को साफ सूंघ जाता है क्या। जब मणिपुर में महिलाओं का होता है तो ये एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, मणिपुर जाने को तैयार नहीं है। तब वो मणिपुर की बेटियां उनका परिवार नहीं है। जब खिलाड़ी हमारी कुश्ती की अपनी इज्जत लूट चुकी है, इसकी गुहार लगाने के लिए एफआईआर दर्ज करना चाहती थी। एफआईआर दर्ज करने के लिए यदि सर्वोच्च न्यायालय का साथ लेना पड़े तो इससे ज्यादा दुर्गति इस देश में महिलाओं की हो नहीं सकती। किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आप, किस आधी आबादी की बात करते हैं आप। इस हॉल में बैठी हुई कोई महिला, उसको 100 किलो तोला तो सोना भी दे दो, लेकिन उसकी बेटी की इज्जत पे आंच आएगी तो 100 किलो सोना फेंक के अपने बेटी की इज्जत बचाने के लिए रणांगण पे उतर आएगी। ये वो देश है। आप बोलते हो महिला सशक्तिकरण, उन लड़कियों को आपके पुलिस ने जूतों से रोंदा है क्योंकि एक गुंडे के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करना चाहती है और वो गुंडा आपका सांसद है तो 1-2 सीटें आपको जितवाता है उत्तर प्रदेश में। गुजरात लॉ कॉलेज अभी का एक्सपीरियंस, अभी का है, ज्यादा नहीं। गुजरात नेशनल लॉ कॉलेज कैंपस में लड़कियों के हॉस्टल में मैसिव व्यभिचार हुआ लड़कियों के साथ, और लड़कों के हॉस्टल में घुस के उन्होंने लड़कों के साथ भी व्यभिचार किया। यूनिवर्सिटी ने खबरें दबा दी। रजिस्ट्रार ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में। एक लड़की ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पे दी। वहां के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी, उसने सुओ मोटो एक्सेप्ट करते हुए इस केस को ओपन किया और उसने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। यदि लॉ यूनिवर्सिटी में ऐसी बातें होती है, जो देश के लोगों के कानून के अधिकार की रक्षा करने के लिए जो फौज तैयार हो रही है, यदि वो अपने ही अधिकारों का रक्षण नहीं कर पाती तो इससे ज्यादा शर्मसार बात नहीं हो सकती। उन्होंने हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज हर्षा देवानी को इंक्वायरी करने के लिए भेजा और जो इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई तो रोंगटे खड़े करने वाली थी। जो संदेश खली में हुआ वो उसका 1% है, मैं दावे के साथ कहता हूं। राम राज्य 35 साल का गुजरात में सरकार है, राम राज्य की बीजेपी की 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। विष्णु का अवतार समझने वाले नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश है, महात्मा गांधी की भूमि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि है। पटेल का स्टैचू बड़ा करने से पटेल की महानता नहीं होती। अरे पटेल के गुणों का कुछ तो अपने में लिया होता। प्रधानमंत्री गए क्या, उसके बाद 4 बार गुजरात गए, लॉ यूनिवर्सिटी की वो लड़कियों को मिलने नहीं गए। शर्म आती है। वो लड़कियां पाकिस्तान की हैं, चाइना से आई हुई है। 145 करोड़ इस देशवासियों में से वो नहीं है। झूठ बोलते हैं जब मैं बोलते हैं कि मेरा देश पूरा मेरा परिवार है। इसका कोई परिवार नहीं है, यह सिर्फ खुद ही अपना परिवार है। इसको उद्योगपति अपने फैंसी ड्रीम्स करने के लिए चाहिए। इसको अपने पत्रकार भाट चाहिए, अपने चरण भाट, जो रोज इसकी भटेती करे, इसके कसीदे गाए। इसे अपने पार्टी में वो तमाम नेता चाहिए जो नीचे मुंडी करके आंख बंद करके बैठे। इसे विपक्ष तो चाहिए ही नहीं।
और उसके बाद ये कहता है कि महिलाओं के लिए मेरी माँ बर्तन मांजती थी, तो अरे तुम्हारी माँ बर्तन मांजती थी तो तुम उस गरीबी का बदला बाकी लोगों के बच्चों से क्यों ले रहे हो? हर एक के माँ बाप ने, कोई करोड़पति बन के नहीं आया, हर एक के घर में संघर्ष हुआ है। धीरूभाई अंबानी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे। इसका मतलब कल अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने वालों को जूता ही मारना शुरू करें सुबह शाम तक। कि साला मेरा बाप बैठता था, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है। इनके पास मुंह नहीं है सवाल खोलने का। और उसके बाद भी देश का विकास, मैं बोलता हूं कहां है विकास? पैरामीटर्स मेरे पास आई है। देश का विकास कहां है? बोले जीएसटी बढ़ा, जीएसटी बढ़ा, जीएसटी से बड़ा फ्रॉड नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं 2014 से यदि मुंह खोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो झूठ बोलने के लिए, उनके मुंह में सच्चाई कभी नहीं आती। लेकिन एक बार गलती से सर सच्चा बोल गए वो बात, और उस दिन मैंने कहा प्रोग्राम में कि मोदी जी ने आज पहली बार जीवन में सच्चा बोला, सच्चाई सामने आई, इसलिए मैं मोदी जी को आज सैल्यूट करता हूं। मुझे तो लगा कि मेरे जीवन काल में पता नहीं मोदी जी सच बोलेंगे भी नहीं। और उन्होंने वो सच्चाई का किस्सा सुनाया कि जब मैं रेलवे में जाता था और रेलवे में अनरिजर्व कंपार्टमेंट में जाता था तो जगह नहीं मिलती थी बैठने को, तो मैं लोगों को बताता था कि मुझे हाथ देखना आता है, और लोग तुरंत मुझे अपने पास बिठा के अपना हाथ दिखाते थे, और मैं उनको वही कुछ कुछ बताते रहता था कि ऐसा है, ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है, क्योंकि वो तो मुझे भी नहीं आता था, वो कह रहे थे। लेकिन मैं ऐसा ही झूठ बोल के अपनी जगह सिक्योर कर लेता था। तो मैंने बोला पहली बार उन्होंने ये एग्री किया कि वो झूठ बोल के जगह ले रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में इस बात को रेखांकित किया कि जो आप मेरा अभी का रूप देख रहे हो उसका बेस वो है। अब मैं बड़े झांसे देने लगा हूं, अब मुझे रिजर्वेशन की जगह नहीं, मुझे दिल्ली का तख्त चाहिए। और इसके लिए 143 करोड़ लोगों के हाथ एट अ टाइम देखने वाला ये पंडित निकला है बाहर। जैसा रामदेव बाबा लाखों लोगों को योग सिखाता है टीवी से, वैसे सबके हाथ दिखाता है। ये अपने भाषण में बताता है कि 1000 साल बाद देश कहां होगा, 1947 के बाद देश कहां होगा। मैं तो भाग रहा हूं, देश का विकास मेरे साथ भाग रहा है। प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा, इतने तेज मत भागिए प्रधानमंत्री जी, आप तेज भाग रहे हैं, आपके पीछे विकास भाग रहा है, लोग पीछे छूट गए, लोगों को वो विकास ही नहीं दिख रहा है, ना आप लोगों के हाथ आ रहे हो, क्योंकि आप तो मन की बात करके निकल जाते हो, जन की बात सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है। हमारे यवतमाल जिले में वो गए थे 2014 के चुनाव में, और चाय पे चर्चा करके उन्होंने बड़े आंसुओं से कहा था कि मैं किसान भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूं, कपास की मंडियां यहां बड़ी बड़ी खड़ी करना चाहता हूं, आपकी आय दुगनी करना चाहता हूं। अब वो किसान 2013 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी जी को ढूंढ रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी इतने तेज भाग रहे हैं कि मेरे किसान पीछे पड़ गए बेचारे, उनको मिल ही नहीं रहे। और आदमी की चमड़ी इतनी मोटी होती है, इसका भी बेमिसाल उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद 2024 में फिर नागपुर में जाके, यवतमाल में जाके उन्होंने कहा कि मैं किसान भाइयों के लिए मैं जीवित हूं, इसी किसान भाइयों के लिए मैं काम करता हूं, और लोग मुझे बदनाम करते हैं। वह हमारा किसान तो देख रहा है कि भाई कौन सा काम तुमने किया हमारे लिए। मुझे याद है कि जब मैं एक बार एक कॉन्क्लेव में मैंने अमित शाह को एक सवाल पूछा था, तो अमित शाह बहुत गुस्सा होकर प्रोग्राम छोड़ के चले गए थे। तब महाराष्ट्र में तुअर बहुत ज़्यादा हो गई थी, अरहर मार्केट में पड़ी थी, लेने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। 7 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ था, और खासकर विदर्भ में हमारे ज़िले में। तो अब क्या होता है, गांव में जो भी लोग हैं हमारे, उनको लगता है कि ये दिल्ली में है, इसको लोग टीवी पे देखते हैं, तो उनका गैर समझ ये है कि रोज़ प्रधानमंत्री मेरे घर चाय पीने आते हैं और मैं अमित शाह क्या नाश्ता करने जाता हूँ। तो गाँव से हमारे काका, काय करून राहिला तू? मैंने नहीं बोला काका, अरे त्या बोलणं सांग ना त्या मोदीले, 4 दिवसापासून बैलगाडी घेऊन बसून यवतमाळले, ते घेत नाही तू उद्या बोल बरं जरा मोदीला सांग तू। म्हणलं हो सांगतो, मोदीला सांगतो। कुठं सांगणार? तो अल्टीमेटली फिर मैंने जब सवाल पूछा तो बड़े तिल मिला के चले गए। फिर एक बात तो कम से कम अमित शाह की माननी पड़ेगी कि उन्होंने उस पर रिसर्च किया और उसके इस बात पता पड़ा कि इशू है। उसके बाद जब एबीपी का कॉन्क्लेव था उसमें फिर वो टकरा गए, तब तक मुझे कई लोगों ने कहा कि तुम थोड़ा अमित शाह से दूर रहो, क्योंकि उस दिन वो माइक छोड़ के ऐसे पटक के भाग गए तुम्हारे चक्कर में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो। तो
आदमी सब दूर से तो लड़ लेता है, जब घर में आपके पत्नी 3 बार बोलने लगती है कि तुम समझते नहीं हो, बच्चा छोटा है, तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला चलो आज एबीपी में फिर आखिरी गेस्ट है तो ज़्यादा सवाल पूछेंगे नहीं। लेकिन ये इंसान जब जा रहा था स्टेज पे तो उन्होंने मुझे देखा और मेरे पास आ गए, बोला कैसे हैं अशोक जी। मैंने बोला भाई साहब फिर टकरा गए। हाँ बोले अभी 2-4 दिन तो ऐसे ही टकराएंगे, लेकिन धन्यवाद आपका, आपने मुझे करेक्ट किया, आप जो बोल रहे थे वो बात सही थी। और फिर मैंने देवेंद्र जी से बात भी की और कुछ पैसा भी दिया है, वो होगा। तो मैंने बोला आप बुरा मान जाते हैं, आपको जाना नहीं चाहिए था। तो बोले नहीं आपकी भाषा बहुत गलत थी। तो मैंने बोला शुरुआत आपने की थी, तो जैसा उसी भाषा में जवाब दूंगा ना, जो आपने परोसा है वही खिलाऊंगा। तो मैंने आज तो मैं पूछूंगा नहीं, आप आराम से बैठिए। बोले नहीं आज मैं स्टेज से पूछूंगा कि अशोक वानखेड़े चुप क्यों हैं। तो फिर मैं सवाल पूछा किसान की आत्महत्या पे। तब उन्होंने कहा कि आत्महत्या हम रोक नहीं पाएंगे, मैं मानता हूँ, इसके लिए किसानों को बीज सस्ता देना होगा, खाद सस्ता देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था करनी होगी, भंडारण की व्यवस्था करनी होगी, फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने होंगे, बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट है और इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, तो मुझे और 5 साल चाहिए। उसके बाद 7 साल हो गए, किसान वहीं के वहीं हैं, आत्महत्या वहीं का वहीं है। आप 2000 रुपये इधर से देते हो, यूरिया यानी खाद पे 18% जीएसटी, बीज पे 18% जीएसटी, बाकी ट्रैक्टर लो तो ट्रैक्टर के साथ जो एक्सेसरीज है उस पर जीएसटी 12%। वो जीएसटी की मार पड़ते पड़ते किसान ईएसटी में जाने लायक भी नहीं रहता, वो पैर पैर घर जाता है, रास्ते में पेड़ दिखता है तो टंग जाता है। ये बुल्ढाने जिले की 4 दिन पहले की खबर है। 35 साल के एक किसान ने फिर मार्केट से आते हुए रास्ते पे फांसी लगा के जान दे दी। ये वस्तुस्थिति है देश की। एक आदमी मरता है, अखबार वालों के लिए खबर होती है, किसानों की मरने की खबर कहीं अंदर कोने में छपती है। लेकिन कभी आपने उस परिवार का सोचा क्या? यदि वो परिवार, उसके बेटे यदि कल नक्सली हो जाए तो उनको नक्सली करवाने वाला कौन? ये व्यवस्था ही तो है। फिर हम क्यों कहेंगे कि युवा भटक गए हैं? युवाओं को भटकाने के लिए मजबूर करने वाली सरकार कौन है? लगातार मतलब ये समझ में नहीं आता कि आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं, भ्रष्टाचारों को गले लगाते हैं। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ो, खूब बोलो, और जितने भ्रष्टाचारी है वो जैसे ही अपने पास आते हैं कबल ब्रांड साबुन से उसको निलाओ, साफ सुथरा करो और अपने गोद में बिठा लो। अजित पवार ये अभी लेटेस्ट है, इसके पहले हेमंत विश्व शर्मा से यदि आप शुरू करें तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि रात निकल जाएगी, नाम गिनाते रहूँगा। तो ये भ्रष्टाचार की लड़ाई क्यों है? आपके भ्रष्टाचारी चल जाते हैं तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ रुकेगा? और जब ये बोल रहे थे कि मैं भ्रष्टाचार, और इनके चेहरे पे हमको भी लगता था चलो मोदी की नीतियाँ गलत हो सकती है, मोदी जी एक धर्म के विशेष के लिए बहुत काम करते हैं, एक धर्म से नफरत करते, कुछ भी आप आरोप लगाओ, लेकिन एक लगता था कम से कम एट कोर आदमी ईमानदार है, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने इनके शरीर के ऊपर से एक एक वस्त्र उतार के नग्न मार्केट में खड़ा कर दिया है। और ये जब 2017 में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आए थे तब इलेक्शन कमीशन ने लिखा था, इलेक्शन कमीशन ने पत्र लिखा कि आप किसी भी हालत में ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लागू नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की तरफ आपका ध्यान जाता है। मैं आपको ध्यान 2 अलग बातों पे लिखता हूं, तब पता पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्यों घातक थे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में इन्होंने 2 मेजर अमेंडमेंट किए। एक अमेंडमेंट जो किया सेक्शन 29C ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, वो 29C ये कहता है कि कोई भी राजकीय दल सरकारी कंपनी या विदेशी कंपनी से पैसा नहीं ले सकती, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। ये क्लॉज में अमेंडमेंट किया, 29C हटाया। उसके बाद मेजर दूसरा क्लॉज जो है वो था कंपनीज एक्ट 182, सेक्शन 182। सेक्शन 182 कहता है जो कंपनी, कौन सी कंपनी चंदा दे सकती है राजनीतिक दल को? वो कंपनी जो लगातार 3 साल तक प्रॉफिट में हो और अपने 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज, नेट प्रॉफिट के एवरेज के 7.5% से ज़्यादा वो चंदा नहीं दे सकती।
एक क्लॉज भी उन्होंने निकाला, इसीलिए आपको अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कंपनी का पेडअप कैपिटल 10 करोड़, कंपनी का टर्नओवर 15 करोड़, कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख, कंपनी ने बॉन्ड खरीदे 100 करोड़, क्योंकि ये क्लॉज उसमें नहीं है। कई शेल कंपनियां हैं, वो शेल कंपनियां कहां से हैं, क्यों हैं, अब धीरे धीरे, क्योंकि शेल कंपनियों के माँ बाप ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। अभी कुछ कंपनियों की लिस्ट थी जिसमें कंपनी पे नाम लगा था कि अंबानी जी की कंपनियां हैं, तो अंबानी जी के यहाँ से तुरंत एक सर्कुलर आया कि ये गलत बात है, ये कंपनी हमारी सब्सिडरी नहीं है। लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखते हैं तो जिस कंपनी ने चंदा दिया उस कंपनी के डायरेक्टर और रिलायंस के दूसरे कंपनी के डायरेक्टर एक ही है, और कुछ कंपनियों का एड्रेस रिलायंस के ही एड्रेस पे है, लेकिन हमारी सब्सिडरी नहीं है। जब सरदार ही झूठ बोलने वाला हो तो नीचे तो लाइन लगती है, मैं उनसे ज्यादा झूठ बोला कौन बोलेगा। फिर दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं कि एजेंसी को पामिरियन कुत्ता बना के रखा है इन्होंने। किसी पे छू करवाते हैं, जैसे ही वो साथ में आ जाता है तो बोलता है नहीं टॉमी अंकल है, टॉमी पूछ हिलाने लगता है। करीब करीब 30-35 ऐसी कंपनियां हैं जिस कंपनियों का इनकम टैक्स ने जिन पे ऊपर रेड करी, और जैसे इनकम टैक्स ने रेड की, ईडी ने रेड की, तुरंत उन्होंने बॉन्ड खरीदे, और जैसे ही बॉन्ड खरीदे उस केस के बारे में कोई किसी को पता नहीं, उन कंपनियों का क्या हुआ, उस कंपनियों के पीछे जो कागज थे, उनकी फाइलें थी, वो कहाँ गई, किसी को किसी के बारे में कुछ पता नहीं। ये ऐसे कई घोटाले इन लोगों ने किए हैं। आज जब मैं आपके यहाँ आ रहा था तब मुझे पता पड़ा कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी इलेक्शन कमीशन ने लोड कर दिया है। मेरा ऑफिस जो हमारा न्यूज़ लॉन्चर पोर्टल है, वहाँ से मेरे एडिटर ने बोल दिया कि फाइल बहुत हेवी है, और हमारे ऑफिस में करीब करीब आज 20 लोग बैठे थे उसको एनालिसिस करने के लिए कि एक एक बॉन्ड का मिलान होगा, किसने किसको दिया। जो लॉटरी कंपनी का मालिक है, जिसके ऊपर ईडी का केस है, जिसके ऊपर जीएसटी का केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो निर्मला सीतारामन जी के साथ फ़ोटो खींच के ट्वीट करता है, फिर वो रेड होने के 2 दिन बाद तुरंत अपना पकड़ लेता है बॉन्ड्स, और उसके बाद जैसे ही बॉन्ड पकड़ लेता है उसकी जय जयकार हो जाती है, फिर वो अच्छी कंपनी बन जाती है। एक तो आपकी महाराष्ट्र का उदाहरण संभाजीनगर पाइपलाइन, संभाजीनगर में पाइपलाइन वाटर पाइपलाइन डालने का 1437 करोड़ 95 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, GVPR इस कंपनी का। ये कंपनी जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्ट है। जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में इसके खिलाफ FIR दर्ज है। ये वही कंपनी है जिसने एक टनल बनाया था 4 धाम यात्रा का, और वो टनल दब गया था, घुस गया था नीचे, जिसमें 41 लोग 16 दिन तक अटके रहे थे। ये वो महान कंपनी है। इस कंपनी का 2 फरवरी को प्रोजेक्ट पूरा होना था, नहीं तो 1 लाख रुपए रोज की पेनल्टी थी। डिपार्टमेंट ने पेनल्टी की फाइल दे दी है, एकनाथ शिंदे की मिनिस्ट्री उस फाइल पे बैठी हुई है, लेकिन 2 फरवरी आने के 23 दिन पहले इन्होंने 10 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। ये भी पता पड़ जाएगा कि कौन डकैत है जिसने महाराष्ट्र के जनता के टैक्स पे डका डाला है। ये जो 1437 करोड़ है, ये अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने अपना टेम्पो या अपनी बिल्डिंग या अपनी FD तोड़ के नहीं दिए। ये हम लोगों के खून पसीने की कमाई है, और ये कमाई ये लोग लगातार लूट रहे हैं। ये लोगों के सामने लाना है, क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि मैं पाक साफ हूं, मेरे पीछे है ही कौन। मेरा सवाल है, जब तुम्हारे पीछे कुछ है ही नहीं तो फिर इतनी हवस क्यों? ये सवाल भी मैं मोदी जी को पूछता हूं। जब आपका परिवार आपके साथ नहीं है, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है, आपके भतीजे कोई आपके साथ नहीं है, आप कहते हो कि 143 करोड़ जनता मेरा परिवार है, तो फिर 143 करोड़ में अपने ही परिवार का जेब कोई काटता है क्या?
कौन बाप रात को जाके अपने बेटे के पर्स से पैसे चुराता है? और यदि ऐसा करता होगा तो वो बाप साइकिक प्रॉब्लम है, उसको मानसिक तकनीकी उपचार करना बहुत जरूरी है। ये कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? क्योंकि आपको चुनाव में पैसा देना है, आपको 50 खो के एकदम ओके करने के लिए पैसा चाहिए। और अमित शाह का फिर बेशरमपना की एक इंतहा है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हमको तो 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं बॉन्ड से, हमारे 300 सांसद है, तो 6,000 करोड़ मिले तो क्या बुरा हुआ? सवाल 6,000 करोड़ या 1,000 करोड़ मिलने का नहीं है अमित शाह जी, सवाल है किसने दिए हैं। यदि आपने फिरौती वसूली है, 3 कंपनियां हैं, देखिए जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उस कंपनी पे पहली बार 2018 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंटेलिजेंस यूनिट ने एक पूरे देश में सर्वे किया और उस सर्वे में करीब करीब 4,000 कंपनियां ऐसे निकली जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई गई थी। उन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को कहा कि इस कंपनियों पे आप लगातार नजर रखिए, और पब्लिक डोमेन में बताया कि ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग वाली है, इनसे दूर रहिए। ये पब्लिक को समझाती है। अब उसमें एक कामना क्रेडिट एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता रजिस्टर्ड कंपनी, यूपी के चुनाव थे 4 जनवरी को 2022 में, इसने 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इनोसेंट मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड दूसरी कंपनी है, जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे 2019 के, इन्होंने 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। रेणुका इन्वेस्टमेंट फिक्स एंड फाइनेंस लिमिटेड, जनरल इलेक्शन हो रहे थे 2019 के, इन्होंने भी 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। ऐसे कई कंपनियां हैं। ये तो 3 नाम तो मैंने बताए, ऐसे 300 नाम हैं कि जो ब्लैकलिस्ट कंपनी है, जिस कंपनी को सरकार कहती है इनसे दूर रहे, इन ब्लैकलिस्ट मनी लॉन्ड्रिंग वाली कंपनियों को गले किसने लगाया? वो पैसा कहां गया? वो बॉन्ड किसने दिए किसको? इनकम टैक्स रेड होने पे बाद मुझे नहीं लगता कि इस देश में अभी इतना ज़्यादा क्लियरिटी और कैरेक्टर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि इनकम टैक्स जिस पे ऊपर रेड हो गई, ईडी की रेड हो गई, कि वो पश्चाताप के नाम पे सप्तर्षि साहब के पास आके बोलेंगे कि हमने बहुत बुरा काम किया साहब, हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं इसलिए इस फाउंडेशन के लिए 2 करोड़ रुपए दे रहे। ये समय अभी नहीं आया है। राहुल गांधी के पास कोई नहीं जाएगा, मेरे पे ईडी की रेड हो गई ले लो, या अशोक वानखड़े के पास नहीं जाएगा। बहुत दिन से कह रहे थे ना मैं फ्रॉड हूं, देखो रेड हो गई वानखड़े जी आपके लिए। ये उसी को गया है जिसको बोला गया है कि माए बाप ख्याल रखो, और माए बाप ने इनका ख्याल रखा है। ईडी, मैं अभी अनिल देशमुख का मैंने इंटरव्यू लिया, और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो आंखों में पानी आ रहा था। मतलब आप किस लेवल पे जाते हो? 100 करोड़ का उसके ऊपर आरोप लगाया, और जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो सब कह रहे थे कि 100 करोड़ किसने कहा? जज ने भी कहा कि 100 करोड़ कहां से है? तो बोले पुलिस कमिश्नर साहब ने आरोप लगाए। पुलिस कमिश्नर साहब ने एफिडेविट जमा किया कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये लोगों की सुनी सुनाई बातें मैंने सुन ली थी अधिकारियों की। एक आईपीएस ऑफिसर जो कमिश्नर पद पे जाता है मुंबई के, उसके पहले वो एसपी रहा होगा, एडिशनल एसपी रहा होगा, जिलों में रहा होगा, कई कोर्ट केसेस में चालान पेश किए होंगे, कानून का ज्ञाता होगा। क्योंकि उसको बोला गया था कि आप 100 करोड़ के आरोप लगाओ, हमको इसको अंदर करना है। अंदर इसलिए करना है कि उसको बोला था कि तुम एफिडेविट दो कि 100 करोड़ रुपए मुझे उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने बोले थे कि इकट्ठा करने के लिए। अनिल देशमुख ने कहा मैं नहीं कर सकता। दूसरे दिन दूसरा एफिडेविट गया, बोले अच्छा शरद पवार के आपके अच्छे संबंध है, शरद जी को छोड़िए, आप उद्धव का नाम ले लीजिए। वो बोला नहीं ले लूँगा। 13 महीने जेल में रखा उस आदमी को, और उस सेल में रखा जहाँ कसाब रहता था। दोनों तरफ से वेल्डिंग किए हुए आयरन की शीट थी, बाहर क्या चल रहा है कोई पता नहीं था, ऊपर एक लाइट और पंखा, नीचे जमीन पर बैठ के 24 घंटे यदि 13 महीने रहोगे तो आपका मानसिक संतुलन खत्म हो जाएगा। सिर्फ गलती इसकी कि उसने नहीं माना देवेंद्र फडणवीस की बात।
क्योंकि आपको सरकार गिरानी थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को भी मालूम नहीं था कि वो अपने आप को चालाक समझते, लेकिन उनके भी बाप गुजरात वहाँ बैठा हुआ है। मी येणार म्हणत होते सारखे, त्यांना हे माहीत नव्हतं की ते लंगडत येणार। गुजरातियों ने उनसे बड़ा गेम करवाया, उनसे सरकार गिरवाई, और जब मुख्यमंत्री बनना था तो उप मुख्यमंत्री बना के औकात दिखा दी। और फिर आत्मसम्मान नाम की कोई चीज होती तो वो कहते कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं पार्टी का काम करूंगा। लेकिन आत्मसम्मान और वर्तमान में भाजपा, इसका कोई लेना देना नहीं। कैरेक्टर और भाजपा, इसका कोई लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार की लड़ाई और भाजपा, इसका कोई लेना देना नहीं। व्याभिचार, दाई नेम भाजपा, क्योंकि भाजपा का व्याभिचार से कोई लेना देना नहीं। और ये कैरेक्टर पार्टी का इसलिए बना, पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरे वाली ये पार्टी इतनी नीचे गिर गई है कि अब संघ को भी चिंता हो रही है कि ये पार्टी अब जाएगी कहाँ। याला मी वेळ लोकसभा निवडणुकीचं म्हणतोय, ये पागलपन है। ये पागलपन दो गुजरातियों का है जो देश कब्जाना चाहते हैं। ये पागलपन मैं भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से इसमें दोषी भी नहीं मानता। मैंने भारतीय जनता पार्टी का वो रूप भी देखा जहां कुशाभाऊ ठाकरे भी थे, अटल जी भी थे, अडवाणी जी भी थे। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है। इस देश ने लेफ्ट की भी सरकारें देखी है, इस देश ने मिलीजुली सरकारें भी देखी है, इस देश ने कांग्रेस की भी सरकारें देखी है। राइट, लेफ्ट, सेंटर, सब विचारधाराओं की सरकारें विभिन्न राज्यों में थी, केंद्र में भी थी। लेकिन ऐसा पागलपन, ऐसा वहशीपन, इतनी लालच सत्ता का मक्खन खाने की मैंने किसी में नहीं देखी। आदमी सत्तानिशीन होता है क्योंकि उन्हें समाज के लिए कुछ काम करना होता है। उसके पास एक ब्लूप्रिंट होता है कि मैं मेरे देश को मेरे विचार से 1 मील 2 मील और आगे ले जा सकता हूं। वो कतई जब भी आदमी बिल्डिंग की छत पे खड़ा होता है तो इस बात को नहीं भूलता कि इसकी नींव भी किसी ने डाली थी, दीवारें भी किसी ने खड़ी की थी। आज मैं छत पे हूं, मेरे आने वाली पीढ़ी इस छत पे भी और कुछ बनाएगी। ये निरंतर है इस देश में। राजनीतिक दल आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन किसी ने भी सरकार को अपनी बाप की बपोती नहीं समझी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे पागलों के हाथ में ये सत्ता सौंपी गई है कि आज देश इस मुकाम पे पहुंचा है कि फिर से वही लड़ाई लड़ने के लिए हमें सब इकट्ठा होना पड़ रहा है। जो लड़ाई महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, आगरकर जैसे तमाम लोगों ने लड़ी और अंग्रेज जिसके सूरज अस्त नहीं होता था उन्हें उखाड़ के फेंक दिया, क्या आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं क्योंकि मैं भी आप में से एक हूं। जो समाज में चल रहा है वो मैं अकेला नहीं देख रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं पत्रकार हूं इसलिए मुझे दिखाई देता है। मैं महाभारत का संजय नहीं हूं कि मुझे दिव्य दृष्टि है, सिर्फ मुझे दिखाई देता है और आपको नहीं दिखाई देता है। सवाल है कि जो ज्वलंत प्रश्न इस देश के सामने हैं, बेरोजगारी का हो, किसानों का हो, महंगाई का हो और रुपए के मूल्यों का हो, हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था का हो, ये तमाम चीजें, लॉ एंड ऑर्डर का हो, जो धर्मांध बना जो चल रहा है देश में, जो हिंदू मुसलमान अलग अलग गुटों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, खान पान पे, रहन सहन पे उंगलियां उठ रही है, पब्लिक लिंचिंग हो रही है, व्याभिचारों को, और जितने भी लोग व्याभिचार में तृप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो हर उस काम में जिसे हम गैर कानूनी कहते हैं, वो भाजपा का गमछा डाल के पवित्र होने की बात करता है। इस संक्रमण काल में ये मैं नहीं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। सिर्फ मेरी स्थिति आज ऐसी है कि मैं उस हनुमान के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि इस हनुमान को अपनी ताकत का एहसास हो, इस हनुमान को अपने ताकत का एहसास हो कि वो अकेला नहीं है, वो मात्र इंसान नहीं है। टाटा बिरला हो, मुकेश अंबानी हो या अडानी हो या नरेंद्र मोदी खुद हो, वोट तो एक ही है, मोदी है और अमित शाह है करके 4 वोट नहीं डाल पाएंगे। जितनी कीमत आपकी है उतनी ही कीमत उनकी है। ये वो यज्ञ है
और 2026-24 क्यों? क्योंकि 2024 के बाद, सही कहा वक्ता ने मेरे पहले, ना हम होंगे बोलने के लिए, ना आप होंगे सुनने के लिए। आप उस युग में चले जाएंगे कि हमारी वाणी सुनने के लिए आपके कान में शीशा पिघलाया जाएगा और हमारी सर कलम किया जाएगा, क्योंकि हमने सत्ता को पूछा है। हम सत्ता को ललकार नहीं रहे। हम सत्ता परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि हम किसी राजनीतिक दल के विरोधी नहीं हैं। मैं सत्ता परिवर्तन इसलिए चाहता हूं कि इस सत्ता को पाने के लिए, इस देश को आजादी दिलवाने के लिए लाखों लोगों ने शहादत दी है। इस देश का संविधान बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आंबेडकर जी सुबह उठे और उनके सिरहाने पे एक किताब लिखी पड़ी थी, उनने बोला मिल गया संविधान मिल गया। इस संविधान पे सैकड़ों घंटे चर्चाएं हुई है। विश्व के बेहतरीन संविधानों को स्टडी किया गया है, उनमें से बेहतरीन चीजें उठाई गई है। और फिर जब यह संविधान तैयार होकर इस देश ने अपने आप को अर्पित किया, वो गौरवान्वित क्षण जो है वो इस देश के लिए नहीं, मानव संस्कृति के लिए एक महानतम क्षण था। क्योंकि जब पूरे यूरोप में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, ये भारत जो अविकसित था, जो भारत भूखे नंगों का देश था, जो भारत सांप और सपेरों का देश कहा जाता था, उस देश ने ये दिखा दिया कि मेरे यहां आपसे ज्यादा मैच्योरिटी है। इस संविधान को यदि आज कोई ये कहता है कि ये संविधान अब काम का नहीं रहा, क्या संविधान में खोट है? जिस संविधान के बलबूते पे आप सत्ता में बैठे हो, उस संविधान को आप आज नकारने की बात करते हो। और ये बात करने वाला कोई अंजू पंजू नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार है, जो 26 जनवरी को एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखता है कि संविधान एब्सोल्यूट हो गया है, ये अब किसी काम का नहीं, पुराना हो गया है, नए संविधान की जरूरत है। क्योंकि सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनकी पिछले 75 नहीं 100 साल, आजादी मिलने के 25 साल पहले से उनके मन में एक सुप्त इच्छा थी कि हमें मनुस्मृति ही इस देश पर लागू करनी है। हमें इस देश में वही पुरानी वर्ण व्यवस्था चाहिए, हमें इस देश में वही सामंती ताकतें चाहिए, हमें वही उच्च वर्णीय लोग सत्ता में आरूढ़ चाहिए। सब कुछ भोगने के लिए हमें चाहिए, और बाकी लोगों को यदि हमें नकारना होगा, उन्हें अधिकार नकारने होंगे, तो फिर हमें संविधान का बलि देना होगा। अब की बार 370 पार, इसके पीछे की मनीषा समझिए आप। अब की बार 370 पार इसलिए नहीं बोलते कि धारा 370 के आपने एक्शन लिया तो आपको लगता होगा कि 370 उससे मैच करती है। 370 इसलिए चाहिए कि फिर आपके पास 2/3 मतदान होगा, और जब 2/3 मतदान होगा, ये पागल सांड खुला छूटेगा, ये हर एक को 145 करोड़ लोगों को रोनता हुआ जाएगा। ये सामने दिख रहा है कि ये संकट सामने दरवाजे पे आके खड़ा हुआ है, और इसके बाद भी लोग जगने को तैयार नहीं। तो फिर लगता है कि अब गांव गांव जाके लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारी ताकत क्या है। डराने का सवाल नहीं है, वस्तुस्थिति बयान करने से भी यदि कोई डर रहा होगा तो आप समझ लेना कि वस्तुस्थिति कितनी भयावह है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो जब देश 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में लिया तो मात्र 54 लाख करोड़ का कर्जा था। आज देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है। कितने गुना कर्जा बढ़ गया ये आप देखिए। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो आदरणीय अर्थ मंत्री ने लोकसभा में कहा कि मनमोहन सिंह ने पेट्रोल बॉन्ड लिए थे, उसकी भरपाई करने के लिए हमें पेट्रोल की कीमतें ऊंची करनी होती है। उन्होंने मात्र 30 लाख करोड़ के बॉन्ड लिए थे, और वो बॉन्ड 1,25,000 करोड़ के बॉन्ड लिए थे, और उस बॉन्ड पे 10,000 करोड़ रुपए हर साल ब्याज जाता था। 10 साल के बॉन्ड थे। उस बॉन्ड के चुकाते चुकाते वो 1.5 लाख तक पहुंच गया, 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन उसी पीरियड में हमारे देश ने पेट्रोलियम पे ड्यूटी बढ़ा के 7 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए। 1.5 लाख करोड़ के नाम पे 7 लाख करोड़ इकट्ठा करते हो और फिर बदनाम करते हो कि मनमोहन सिंह ने लिया। चलो ठीक है, सरकार ने बॉन्ड लिया, सरकार का दायित्व है कि पुराने सरकार के कर्जे उतारने होंगे,
मैंने कई अर्थशास्त्रियों को पूछा, मैंने कई विदेश के अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ा। जब भी कोई सरकार बॉन्ड लेती है तो वो 5 साल का प्रोजेक्शन रहता है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल का बॉन्ड सरकार तब लेती है जब सरकार आर्थिक कुचक्र में फंसी हुई रहती है कि नहीं, इसको निकलने में हमको थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए 12 साल के लिए कर्जा लेती है। आपको आश्चर्य होगा, 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 साल के लिए बॉन्ड लिखे हैं। 2073 में जो सरकार होगी, वो सरकार का जो मुखिया होगा, प्रधानमंत्री, वो कोसेगा कि कौन महामूर्ख था जिसने इतना कर्जा लेके रखा है। आज मेरी नानी याद आ रही है मुझे कर्जा चुकाने में। जब मैं कहता हूं कि हम लंका होने के कागार पे हैं तो लोग हंसते हैं, बोले आप डराते हो, कहां से लंका होंगे। फला कंपनी कहती है कि हम आगे हैं, फला कंपनी कहती है हम आगे हैं, पहला सर्वे कहता है कि हम बड़े प्रोस्पेक्टिव हैं। अरे वेस्टर्न ब्लॉक तो कहेगा कि आपकी इकोनॉमी सुधर रही है, क्योंकि उनको इंडिया में आना है। 143 करोड़ का कंज्यूमर बेल्ट, इतना बड़ा कंज्यूमर ग्राहक कहीं नहीं मिलेगा उनको। तो हर लोग कहते हैं कि भाई आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है, हमको आने दो आपके यहां। वो तो अपने इकोनॉमी पे कब्जा करने के लिए आपको ये बताते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि पिछले बार जो बजट हुआ उसमें से 50% ऊपर जितनी कमाई थी सरकार की, वो सब ब्याज और कर्जे में देने को पड़ गई है। और मेरा दावा है 2027-28 का जो बजट होगा उसमें जितनी इनकम होगी पूरा का पूरा ब्याज और मुद्दल चुकाने में चला जाएगा और हमारे पास टोटल 100% डिफिसिट होगा। और फिर हम कहेंगे कि विकास की गाथा हो रही है। जब भी कोई कहे कि ये क्या हो रहा है, इतना डिफिसिट कैसा है, इतना घाटा क्यों है, फौज जवान सरहद पे है, उनके लिए चाहिए। तो अभी तक 75 साल में 2014 में आए भाई साहब आप। इसके पहले इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इसके पहले हमने युद्ध जीते हैं, हमारे सैनिक लड़े हैं, तब तो जरूरत नहीं थी। कौन सी जरूरत है? आत्मनिर्भर भारत। किस भारत को आत्मनिर्भर करने जा रहे हो? आपका भारत है कहां? 700 किसान मरने पे यदि ये कहे कि मेरे लिए मरे क्या, तो फिर भारत किसानों में नहीं तो आपका किसान आपका नहीं है। पुलवामा जो हुआ वो किया गया या करवाया गया, ये प्रश्न चिन्ह वहां के गवर्नर छोड़ के जाते हैं और उसका जवाब देने में सरकार शर्मसार है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके बताते हैं अपने 56 इंच सीने से, ये झूठ बोल रहे हैं गवर्नर? क्यों नहीं? अमित शाह स्टेटमेंट देते हैं, इतने दिनों के बाद क्यों बोला? अरे सही बोला या गलत बोला ये तो बता। जो अपने राजनीतिक हवस के लिए सैनिकों की शहादत भी देते हो, ऐसे को राजनीतिज्ञ नहीं, इनको नराधम कहा जाता है। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और इनके साथ लड़ने के लिए एकजुट होना जरूरी है। रावण, मैं हमेशा कहता हूं, रावण ने सीता का हरण साधु के भेष में किया था। फिर एक बार रावण आ गया है जटा बढ़ा के, फिर रावण आ गया है दाढ़ी बढ़ा के, फिर रावण राम का नाम लेते हुए आया है। फिर से एक बार सीता का हरण मत होने दीजिए, क्योंकि यहां सीता लोकतंत्र है। लोकतंत्र के मूल्यों को यदि इनको जपना है, ये कहते हैं कि हमें लोकतंत्र में हमारा विश्वास है। यदि लोकतंत्र में आपका विश्वास है तो फिर दिल्ली सरकार के लिए जो अधिकार दिए थे सर्वोच्च न्यायालय ने, संविधान की दुहाई देते हुए दिए थे, तो फिर ऐसे में आपको क्या जरूरत पड़ी कि एक कानून लाके एक इलेक्टेड जो चुनी हुई सरकार है उसको फिर आपने शक्तिहीन किया? ये कौन सा लोकतंत्र है मोदी जी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भाजपा के किसी कार्यकर्ता को पूछो कि ऐसा क्यों किया मोदी जी ने, बताएं। क्या मात्र आम आदमी पार्टी विरोधी पार्टी है इसलिए किए? और यदि भाजपा की सरकार थी तो फिर तो आपकी ही चलनी थी, क्योंकि भाजपा में तो सरकार होती नहीं, रबर स्टैंप होते हैं, पपेट्स होते हैं, कळसूत्री बाहुली ज्याला म्हणतो आपण, और वही चलाते हैं। कौन सा मुख्यमंत्री है? आज अस्मिता की बात करते हैं, महाराष्ट्र की भूमि पे बैठे हैं सर हम। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते एकनाथ शिंदे आते हैं। एकनाथ शिंदे को पूछना चाहिए कि क्या आपकी औकात है क्या महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने के लिए?
छत्रपति शिवाजी महाराज दिल्ली के तख्त को ललकार के आए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीते जी दिल्ली को नचाया था। संभाजी महाराज ने अपनी शहादत दी, लेकिन दिल्ली के तख्त के सामने पूंछ नहीं हिलाई, और आखिर दिल्ली का तख्त गड़ गया महाराष्ट्र के भूमि पर। यह है महाराष्ट्र की ताकत। ये सत्ता के लिए इतने भूखे हो गए कि पमेरियन बन के दिल्ली में की जाके पूछ लाते हैं और अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, और उससे ज्यादा शर्म हमें आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ढो रहे हैं इनको। गलती इनकी नहीं। यदि इनको स्वाभिमान का नपुंसकत्व है इनके में, द इंपोर्टेंट पीपल, इंटीग्रिटी इंपोर्टेंसी आई है, यदि ये आई है तो इनको लाया किसने है सामने? आपने और हमने लाया है। ये मंगल ग्रह से तो नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रायश्चित्त करने का समय है। इंसान गलती करता है, गलतियां हुई तो उसका प्रायश्चित्त करिए। मैं शरद पवार जी के विचारधारा से बहुत प्रभावित नहीं रहता, लेकिन जब अजित पवार कहते कि शरद पवार आपने भी तो पार्टी के साथ दगा किया था, शरद पवार ने कांग्रेस के साथ दगा किया तो दिल्ली को ललकारते हुए किया था। उन्होंने दिल्ली के तख्त को ललकारा था, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को ललकारा था। वो ललकारने वाला चाहिए। क्या अजित पवार को आज जरूरत पड़ गई कि एक जिसके ऊपर तड़ीपार का आरोप था, ऐसे नेता के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं? स्वाभिमान खुद भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सबसे भ्रष्ट कहा। आप जब सत्ता में थे तो लगातार आपके खिलाफ आंदोलन होते रहे, भ्रष्टतम पार्टी कहा। उसके बाद आपके पास जाते हैं, और इसी पूना में आदरणीय गृह मंत्री कहते हैं कि दादा आप पहले क्यों नहीं आए? तो दिल्ली में कईयों ने मुझे पूछा, पत्रकारों ने, कि इसके मायने क्या है? ये दादा पहले क्यों आए? ऐसा नहीं। मैंने बोला मुझे कुछ समझ तो नहीं रहा है, लेकिन मेरी थोड़ी समझ से मुझे इतना जरूर समझा है कि गुजरात में एक मधेपुरा बैंक कांड हुआ था। उसमें 1600 करोड़ रुपए का गबन हुआ था, भ्रष्टाचार घोटाला, और उसके डायरेक्टर आदरणीय अमित शाह जी थे। तो अमित शाह दादा को शायद ये बोल रहे होंगे कि दादा पहले क्यों नहीं आए? आप तो 70,000 करोड़ वाले हैं, हम 1600 करोड़ वाले हैं। आप आते तो शायद हम 80,000 करोड़ तक का भी खेल कर सकते थे। तो ये फैकल्टी, ये गुरु को ढूंढ रहे हैं कि बड़ा गुरु घंटाल कौन मिलेगा, ताकि हमें रास्ता दिखाए सहकारिता में कैसा भ्रष्टाचार किया जाए। इसलिए इनको गले लगा रहे हैं। और ये जब आपको अंधभक्त बोलते हैं ना कि जीएसटी इतना बड़ा, फिर भी कहते हो इकोनॉमी ठीक नहीं है। जीएसटी कैसा बड़ा? फरवरी का जीएसटी बताता हूं। अभी अब हम मार्च में हैं, फरवरी का जीएसटी बताता हूं। 1,63,337 करोड़ रुपए जीएसटी फरवरी। उनमें से सेंट्रल जीएसटी 31,785 करोड़, स्टेट जीएसटी 39,615 करोड़, और आईजीएसटी 84,094 करोड़। ये आईजीएसटी क्या है? ये इंटर बिलिंग और उससे ज़्यादा इंपोर्ट से मिलने वाले टैक्सेस है। यदि टोटल जीएसटी में सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी से भी ज़्यादा इंपोर्ट पे टैक्स लगा के और सेस लगा के यदि आप पैसा कमाते हो तो ये देश नीचे जाना तय है। क्योंकि जो देश इंपोर्ट पे टैक्स लगा के अपनी ड्यूटी कमाता है वो अपने देश को बर्बादी के कगार पे ले जा रहा है। क्योंकि हमारे देश में इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, और 200 अरब डॉलर का घाटा है। कहां जाएंगे हम? जब ये आंकड़े कहते तो बोलते नहीं इंपोर्ट अभी नेसेसरी है, बाद में हम कवर करेंगे। अरे 10 साल से यही बोल रहे हो। पहले बोल रहे थे मुझे उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने चाहिए, 60 महीने दिए। फिर आपने कहा 5 साल और चाहिए, 5 साल और दे दिए। हर बार आपको हम समय देते हैं और हर बार आप एक नीचांक गांठते हो और फिर झूठ बोलते हो कि हमने देश बहुत प्रगतिशील है, मंगलयान भेजा, रामलला आ गए हैं। अरे बाबा रामलला आ गए तो आ गए, आगे क्या? रामलला के लिए तो लोग डोनेशन दे रहे हो, तो 56 भोग खाएगा। लेकिन रामलला के वहां जो दिए लगते हैं
85 लाख दिए और 80 लाख दिए और 90 लाख दिए का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हो, वो दिया बुझने के बाद उस दिए से तेल लेने के लिए छोटी छोटी बच्चियां पुलिस के डंडे खाती है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए राम के मंदिर में जाने के पहले। मेरा राम उस मंदिर में है ही नहीं यदि मेरे छोटी बच्चियां वहां पुलिस के डंडे खा रही है। मेरा राम वहां नहीं हो सकता। मेरा राम तो शबरी के बेर खाता है। मेरा राम केवट की धन्यवाद देता है। मेरा राम रईस को चोचले नहीं पालता। सर्वोच्च न्यायालय ने जब बॉन्ड पे बात करी तो प्रधानमंत्री कह गए कि सुदामा आता है श्री कृष्ण को मिलने और पोटली में से कुछ निकाल के देता है तो सर्वोच्च न्यायालय को तकलीफ है। अरे भाई, क्या सुदामा है तुम्हारे? ये कौन से चावल ला रहे हैं? क्या डायमंड के बना के ला रहे हैं क्या? एक एक चावल 1400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए। और यदि ऐसे सुदामा इस देश में हैं तो फिर हमारी और अपनी जगह कहां है दादा? ढूंढे, आध्यात्म में ढूंढो को सुदामा से भी गरीब कोई था क्या? क्योंकि हमें यही मालूम था कि सुदामा सबसे गरीब ब्राह्मण था। यदि सबसे गरीब ब्राह्मण अब्जोपति है तो फिर मैं और आप कहां, मतलब हमारी जगह कहां है? हम पाताल में जाएं? बेशरम, सब बेच के खाया है। और ये वस्तु स्थिति आपको बतानी है लोगों के सामने। ये चीजें सामने लानी होगी। ऐसा नहीं कि यहां आके भाषण देके, मतलब कीड़ा नहीं है भाषण देने का। ये मेरा प्रोफेशन ही नहीं है। मैं भाषण देने वाला नहीं हूं। हम 10-10 मिनट पे 5-5 मिनट के प्रोग्राम करने वाले लोग हैं। 1 घंटा बोलने की बात नहीं है। लेकिन लगता है कि जब फेल सब हो गए तो किसी ना किसी को तो गांडी उठाना होगा। तुनीर पे तो बाण चढ़ाने होंगे, बाण तो चलाने होंगे। भले ही अकेला चले, साथ में लोग आते हैं, मिलते हैं, सुनने वाले लोग भी हैं और मेरे जैसे बोलने वाले लोग भी हैं। लेकिन सुनने वालों की तादाद कम है। हो सकता है डर के नहीं सुनते होंगे। हो सकता है कि एक अदृश्य मनमोहन देसाई की पिक्चर के सपने में रहना चाहते हो, इसलिए सच्चाई देखना नहीं चाहते। लेकिन आप सच्चाई से कब तक भागते फिरोगे? ये आपके सामने भूत आके खड़ा हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं, आप तो, हमने तो जिंदगी जी ली है। हम चले जाएंगे तो आने वाले श्राद्ध के दिन हमारे पोते हमारे फोटो को जूते से नहीं मारे, इसीलिए ये करना पड़ रहा है। कोई कौवे का इंतजार नहीं करेगा, कोई घास नहीं डालेगा। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि तब तक आप जिंदगी नरक बना चुके होंगे इस देश में। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई राजनीतिक दल ठीक है, लेकिन ऐसे मर्द को चुनाव जिताइए कि जो आंखों में आके डाल के पूछे कि ये गलत है या सही है, बता। वहां जाके पूछ हिलाते हुए होयबा होयबा बोलने वाले लोग नहीं चाहिए। और यदि ऐसे सांसद भेजोगे तो ये आपका अपमान है। नपुंसकों को आगे भेजोगे तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव है। और फिर आप में भी पौरुषत्व कहाँ से आएगा यदि आपके नेता ऐसे हो तो? इसलिए ये यज्ञ है। 2000 के चुनाव, 2024 के चुनाव, ये चुनाव मात्र नहीं, ये देश की एक दिशा देने वाली तय होगी। और यदि ये देश उस गर्त में चला जाएगा तो फिर 100 साल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं आपको, 100 साल लड़ाई लड़ने के बाद आपको फिर एक नए सूरज के इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या भारत भूमि पे 100 साल का कोई अभिशाप है? मुगल आ गए 100 साल चले गए, अंग्रेज आ गए 100 साल चलेंगे, और ये फैसिस्ट लोग आएंगे, धर्मांध लोग आएंगे और ये 100 साल राज करेंगे। देश बचेगा नहीं। ये देश को बचाना है। हमने और आपने क्या खोया होगा, लेकिन जिन लोगों ने खोया वो ऊपर बैठे हैं। एक दिन हमको भी ऊपर जाना है, जवाब तो देना है। वह कम से कम नज़र में नज़र तो भिला सकते हैं कि हाँ, हमने जितना हो सका उतना तो किया, बाकी सब जाने। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ दादा को। दादा ने कहा, मैं आज पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़े सटायरिस्ट थे, व्यंग्यकार, हरिशंकर परसाई, मध्य प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त व्यंग्यकार। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उनको आमने सामने देखा है, ब्लड फ्लैश में। मैंने उनका इंटरव्यू किया है और बहुत जिंदा दिल इंसान थे, लेकिन वो अंतिम दिनों में थे। उनके 6 महीने बाद उनका देहांत ही हो गया, तो मैं उतना ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं। चंदा मांगने वाला और चंदा देने वाला एक दूसरे की शरीर की गंध
बाखूबी पहचानते हैं। लेने वाला गंध से जान लेता है ये देगा या नहीं, और देने वाला भी मांगने वाले शरीर की गंध समझ लेता है कि यह बिना लिए टल जाएगा या नहीं। यह हरिशंकर परसाई ने तब लिखा था जब उन्हें नरेंद्र मोदी नाम के कैरेक्टर के बारे में जानकारी नहीं थी। नहीं तो वो नहीं लिखते, वो ये लिखते कि वर्तमान में जिसको चंदा लेना है वो आगे जो भी सज्जन आए उसके शरीर पे केमिकल डाल के गंध पैदा कर लेगा कि मुझे गंध आ रही है तो चंदा देगा। बोले माए बाप मैं नहीं, गंध आ रही है, ईडी सीबीआई बाहर बैठी है, देख ले, देगा। तो डरो मत, ये बहुत बड़ा शूरवीर नहीं है। जो आपको डराता है उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं होता। और इसके कई उदाहरण मैं देता हूं, और एक मोदी जी का स्वयं का उदाहरण मैं दूंगा, और ये कोई झूठ नहीं है, ये रिकॉर्डेड बात है, ये आपको पुलिस की डायरी में रिकॉर्ड मिलेगा। बात ये हुई है कि मोदी जी नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे और गांधीनगर में नया राजधानी बना था, तो सारे बंगले मंत्रियों की एक तरफ और एंड में बड़ा बंगला मुख्यमंत्री का। रात में धड़म करके आवाज आई, मुख्यमंत्री जी जो पैर में था, जो शरीर पे था, वो लेके भागे घर के बाहर और जोर जोर से चिल्लाने लगे, गाड़ी खोलो, गाड़ी खोलो, गाड़ी खोलो। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। तुरंत ड्राइवर रात के 1:30-2 बजे नींद में भागा आया, उसके पास जो भी पहना था, बोला गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। सिक्योरिटी अलर्ट हो गई, सबको गया कि सीएम बाहर निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं किसको पता नहीं। डीजी तक बात हो गई, सारी पुलिस वाले रास्ते पे आ गए, सीएम कहाँ जा रहे हैं, सीएम कहाँ जा रहे हैं। सीएम अहमदनगर की तरफ अहमदाबाद की तरफ निकले, तो रास्ते में सब डीजी वगैरह सब आ गए, घेर लिया। बोले सर क्या हुआ? फिर ये गाड़ी से भी उतरने में बाहर डर रहे थे, तो इन्होंने कांच नीचे की। बोला बम से हमला हुआ है घर पे। सबके पैरों की जमीन खिसक गई, नरेंद्र मोदी के घर पे बम पे हमला। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनको सेफ जगह पे लेके जाया गया, सारे लोग लग गए इन्वेस्टिगेशन में। हुआ यूँ था कि पीछे से एक बाईपास जा रहा था, उस बाईपास पे एक ट्रक का टायर फट गया था। समझा बुझा के उनको वापस लाया गया, लेकिन पुलिस डायरी में वो दर्ज हुआ मामला कि सूचना मुख्यमंत्री के घर पे बम से हमला, और फिर बाद ही दर्ज हुआ वो टायर फटा पाया गया। ये रिकॉर्डेड है। तो आप डरो मत, अब की बार 300 पार, अब की बार 700 पार, ये वार क्राई है। चेहरे पे वो ताकत नहीं है। अब की बार 130 पार के लाले पड़े हैं, 270 के आंकड़े पे पहुंचने में मुश्किल हो रही है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए। आप टेलीविजन के सर्वे पे, लोगों के भाषणों पे, इन पे मत जाइए। मैं हमेशा कहता हूं कि हर हर महादेव का नारा तो हर युद्ध में लगता था छत्रपति शिवाजी महाराज से। वो नारा तो पानीपत में भी लगा ना, पानीपत हुआ ना। तो ये नारा जोश देने के लिए होता है। तो ये 370 पार और 300 पार जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए है, मतदाताओं के लिए नहीं है। मतदाताओं के लिए यह आर पार की लड़ाई है, और मतदाताओं को इस बार प्रजातंत्र को पार करना है। मतदाताओं को यह देखना है कि इस बार ये रावण सीता को लेकर लंका ना पहुंचे। ये कलयुग के जटायु है, हम सीता को उतार के वापस लाएंगे, इस विश्वास के साथ। और आपसे गुजारिश है कि ये विचार आप पहुंचाइए, लोगों तक बोलिए। मुझे लोग टाइगर कहते हो, दीपक शर्मा उसको चश्मा लगाया दादा। एक हाथी को कोई टाइगर कहता है क्या? मैं तो हमेशा कहता हूँ। तो मैं टाइगर नहीं हूँ, आप सब टाइगर हैं। आप सुनने आए हैं, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको कहीं विश्वास होगा मेरे वक्तव्य में, इसलिए आप आए हैं, इसलिए आपको साधुवाद। एक बार फिर से हम महात्मा गांधी के जयकार लगाएंगे, लोकतंत्र की जयकार लगाएंगे। महात्मा गांधी की, देश के लोकतंत्र की, संविधान की। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।